अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिग्रेसिव चेंजेस ऑफ द पल्प, यानी कि एज के साथ पल्प में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एज के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं पल्प में वो सेल चेंजेस हैं, यानी कि उसके सेल के कंटेंट के बारे में है। फिर उसके बाद फाइब्रोसिस, क्या सेल का जो पल्प है वो धीरे धीरे एज के साथ क्या फाइबर्स बढ़ेंगे उस पर स्टडी करेंगे। फिर ब्लड वेसल जो पल्प के अंदर है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, वस्कुलर चेंजेस। फिर उसके बाद लास्ट में जो पल्प स्टोन्स होते हैं या उसे डेंटिकल्स कह सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो हम यहां पे देखने वाले रिग्रेसिव चेंजेस, यानी कि एज के साथ साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं हम सेलुलर चेंजेस। तो सेलुलर चेंजेस जो है आप यहां देख सकते हैं, तो सेल का स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या हो गए, कम हो गए हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर कम हो गए हैं, सेल के साइज कम हो रहे हैं। सेल के साइज क्यों कम होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, क्यों हम देख रहे हैं कि सेल के जो साइज है वो कम हो जा रहे। क्यों हो जा रहे, क्योंकि अंदर के जो साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनल्स हैं, धीरे धीरे एज के साथ साथ कम होने लगते हैं। जैसे ऑर्गेनल्स में हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सब ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर होंगे वो कब ज्यादा होंगे, जब पल्प जो है अपने इनिशियल स्टेज में है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये कंटेंट जो सेलुलर कंटेंट है वो तो कम होगा ही, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो भी कम होने लगेंगे। और सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स कम हो जाएंगे तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर कम हो गए, सेल साइज ये कम हो गए, ऑर्गेनल्स वो कम हो गए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे फाइबर्स। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो फाइबर कंटेंट होता है, कोलेजन फाइबर होता है, वो एज के साथ साथ ये कंटेंट बढ़ता जाता है, यानी कि डेंसिटी जो है पल्प के कैविटी में, पल्प के चेंबर में फाइबर्स की बढ़ती जाती है एज के साथ साथ। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा है सबसे पहले कि तो किस तरह के फाइबर्स बढ़ रहे हैं। यहां दोनों तरह के फाइबर्स बढ़ेंगे, डिफ्यूज फाइब्रिलर कंपोनेंट भी बढ़ेंगे और बंडल कोलेजन भी बढ़ेंगे। हमने दोनों के बारे में पढ़ा था, तो हम यहां पे दोनों कंटेंट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर फाइबर बंडल्स जो रहते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं। जैसे कि कोई जो रूट है उसमें देखा जाता है तो फाइबर्स के बंडल्स रहते हैं लॉन्गिट्यूडनली, बिल्कुल ऐसे अरेंज रहते हैं। ठीक है, जो फाइबर्स के बंडल्स रहते हैं लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहते हैं रूट्स में। लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबे लंबे अरेंज रहते हैं। और जब उसके कोरोनल पोर्शन में देखा जाता है, कोरोनल एरिया में देखा जाता है, तो वहां पे ऐसा कुछ लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, वहां रैंडम अरेंजमेंट रहता है कोलेजन का। तो यहां पे क्या है, जो कोलेजन रहेगा इट इज अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स इन द रेडिकुलर पल्प, जो रूट पार्ट ऑफ द पल्प है, वाइल मोर डिफ्यूज, मोर रैंडम इसको कहेंगे, डिफ्यूज नहीं कहेंगे, मोर रैंडम अरेंजमेंट इन द कोरोनल एरिया। और यहां पे हम जब देखते हैं कि जब पल्प में एक्सटर्नल ट्रॉमा हुआ है, एक्सटर्नल ट्रॉमा क्यों हो सकता है, या तो केरीज के कारण हो रहा है, या फिर जब आप केरीज का एक्सकेवेशन यानी कि केरीज को निकाल रहे हो, या टूथ में कोई चोट लगी है, या कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, इसके कारण क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रॉमा होगा। और एक्सटर्नल ट्रॉमा के कारण जो होता है वहां पे लोकलाइज्ड फाइब्रोसिस होता है। यानी कि मान लीजिए ये एक टूथ का पार्ट है और टूथ में यहां से केरीज स्टार्ट हुई और ये पार्ट है पल्प का, ये पार्ट है पल्प का। तो केरीज जब यहां जाएगी तो यहां पे इसी पार्ट में जो रहेगा वो लोकलाइज्ड फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। यानी कि जहां जहां ट्रॉमा रहेगा, जहां जहां केरीज रहेगा, उस एरिया में पल्प के फाइबर ज्यादा रहेगा। मान लीजिए यहां भी केरीज है, ये भी केरीज था, यहां भी फाइबर, यहां भी केरीज हो गया, यहां से भी ट्रॉमा है, यहां पे भी फाइबर थोड़ा बढ़ जाएगा। ये पल्प, ये टूथ का पार्ट है, यहां से कुछ ट्रॉमा हो गया तो यहां पे भी पल्प में फाइब्रोसिस। तो ये कैसा फाइब्रोसिस है, पूरे पल्प में नहीं हो रहा है, ये कैसा है, डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस है। ठीक है, तो इस तरह के भी हमें फाइब्रोसिस देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है कि एज के साथ साथ पल्प जो रहते हैं, पल्प का कंटेंट कम होता जाता है। ठीक है, और फाइबर्स बढ़ते जाते हैं। तो ये एक तरह का फाइबर्स का बढ़ना पल्प के चैम्बर में ये अपरेंट हो सकता है, एक्चुअल में ना बढ़ा हो फाइबर। अगर मान लेते हैं ये पल्प का एक चैम्बर है, ये पल्प का चैम्बर है, इसके अंदर फाइबर्स है, तो फाइबर्स की कुछ डेंसिटी होगी,
जैसे मान लेते हैं कि ये एक पल्प चेंबर है, ठीक है, ये ऐसा होता नहीं है बट मान लेते हैं पल्प चेंबर है। इसके अंदर मान लीजिए कि ये है फाइबर्स, ये है कोलेजन फाइबर्स जो आपको दिख रहे हैं डिफ्यूजर, ठीक है, ये सब कोलेजन फाइबर्स जो दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें एक चीज तो पता है कि जो पल्प का वॉल होता है उस पे क्या होता है, एज के साथ साथ डेंटिन का डिपोजिशन होता जाता है। तो क्या ये क्यूब का साइज यानी कि पल्प का चैम्बर धीरे धीरे छोटा होगा? हाँ, तो अब यहां पे इसका साइज बाद में एज के साथ साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। एज के साथ साथ धीरे धीरे पल्प का साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर पल्प के चैम्बर का साइज छोटा हो जाएगा तो क्या अंदर डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है? हाँ, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा हमें अपेरेंटली लग सकता है कि एज के साथ साथ फाइबर्स बढ़ गए हैं, जबकि एक्चुअल में फाइबर्स के नंबर हो सकता है कि उतने ही हो। फाइबर्स तो धीरे धीरे एज के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फाइबर्स के नंबर उतने ही हो, सिंस की पल्प का चैम्बर छोटा हो गया है डेंटिन के डिपोजिशन के कारण। इसके कारण ऐसा लगता है कि डेंसिटी बढ़ गई है और कोलेजन जो अंदर है वो धीरे धीरे टाइम के साथ, एज के साथ बढ़ता जा रहा है पल्प के चैम्बर में। ठीक है, ये हम फाइबर्स के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे वस्कुलर चेंजेस के बारे में। वस्कुलर चेंजेस यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एज होता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। स्क्लेरोसिस क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर डिपोजिशन होता है लिपिड का, कैल्शियम का, उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर उसमें देखा जाता है कि सिंस एज जैसे जैसे हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, फाइबर्स बढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ट्यूनिका इंटीमा, जो अंदर का है पोर्शन है, अंदर का लेयर है ब्लड वेसल का, उसके बाहर ट्यूनिका मीडिया, उसके भी बाहर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो कि किसका बना हुआ है, फाइबरस लेयर है। तो क्या उसका फाइबरस लेयर बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर ढेर सारा फाइबर्स आता जाएगा? हाँ, एज के साथ साथ उसके ऊपर भी ढेर सारा फाइबर्स आता जाएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन तो उतना ही रहेगा या एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कम हो सकता है, लेकिन जब ब्लड वेसल को ओवरऑल देखा जाएगा, सिंस कि इसके ऊपर फाइबर्स का डिपोजिशन हो गया है, तो ब्लड वेसल का साइज भी धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो रहेगा, हम जब इंडोथीलियम सेल को देखते हैं, एल्डरली इंडोथीलियम सेल, उसमें क्या क्या रहता है, पिनोसिटिक वेसिकल्स बढ़ जाते हैं, माइक्रो वेसिकल्स बढ़ जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, पिनोसिटिक वेसिकल्स, माइक्रो वेसिकल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब स्ट्रक्चर जो है इंडोथीलियम यानी कि ब्लड वेसल के जो इंडोथीलियम है ये बढ़ जाते हैं। और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ब्लड का फ्लो भी जो पल्प के अंदर है वो भी कम हो जाता है। इस चीज को भी आप देख सकते हैं कि पिनोसिटिक वेसिकल्स बढ़ गए हैं, माइक्रो वेसिकल्स बढ़ रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बढ़ गए हैं, और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होता जाता है। अब उसके बाद जो है पल्प स्टोन्स। पल्प स्टोन्स जो रहते हैं वो क्या है, इट इज अ नोडुलर कैल्सिफाइड मास विच अपियर इन आइदर और बोथ द कोरोनल पोर्शन, यानी कि बोथ द कोरोनल पोर्शन और द रूट पोर्शन, यानी कि ये जो डेंटल जो पल्प स्टोन है यानी कि डेंटिकल्स है, या तो वो किस में हो सकता है, कोरोनल में हो सकता है, या तो किस में हो सकता है, रूट में हो सकता है। आइदर इट कैन बी इन कोरोनल, आइदर इट कैन बी इन रूट पोर्शन, और इट कैन बी प्रेजेंट ऑन बोथ द पोर्शन। ठीक है, ये क्या है, नोडुलर कैल्सिफाइड मास है। जो पल्प स्टोन है वो क्या है, नोडुलर कैल्सिफाइड मास है, जो कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि रूट में भी हो सकता है, फिर उसके बाद कोरोनल पोर्शन में भी हो सकता है, या फिर दोनों जगह हो सकता है। ये जो पल्प स्टोन रहता है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रू पल्प स्टोन और दूसरा होता है फॉल्स पल्प स्टोन। इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अब यहां देखिए, हम डेंटिकल्स यानी कि पल्प स्टोन जो थे उनके दो टाइप हैं, ट्रू पल्प स्टोन और फॉल्स पल्प स्टोन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ट्रू पल्प स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने ट्रू पल्प स्टोन के बारे में देखा था कि वो कैसा दिखता है,
वो डेंटिन जैसा दिखता है, वो डेंटिन जैसा होता है, और उसका फॉर्मेशन भी किसने किया है? ओडोंटोब्लास्ट ने ही किया है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू डेंटिन, यानी कि अगर आप डेंटिन यानी कि आप इस पल्प स्टोन को देखोगे जो कि पल्प के अंदर हो सकता है, ठीक है, वो कैसा होगा? वो इस तरह का होगा, उसमें क्या रहेंगे? डेंटिन जैसा, इसका मतलब डेंटाइनल टिब्यूल्स होंगे उसके अंदर। और क्या हो सकते हैं? ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस हो सकते हैं। ये क्या है? ये ट्रू पल्प स्टोन का है, ट्रू पल्प स्टोन। इसके अंदर ये क्या है? डेंटाइनल टिब्यूल्स। और क्या हो सकते हैं इसके अंदर? ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस इसके अंदर आए वो कहां से आएंगे? जो ओडोंटोब्लास्ट इसको बनाएंगे उन्हीं के प्रोसेस इसके अंदर आ जाएंगे, उसी से ये क्या बन जाएगा? ये डेंटिकल्स बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझते हैं अब कि ये जो डेंटिकल्स है एक्चुअल में बना कैसे। हम जानते हैं कि रूट का फॉर्मेशन जो होता है हर्टविग रूट शीथ के स्टिमुलेशन के कारण होता है। वो किसको इंड्यूस किया है? वो कहां रहता है? मोस्टली यहां पे एपेक्स में रहेगा। वो क्या करेगा? पल्प के सेल को इंड्यूस करेगा, ओडोंटोब्लास्ट में चेंज करेगा और वो उनके बीच में डेंटिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कुछ जो रूट शीथ के सेल रहेंगे वो डेंटिन के अंदर आ गए, यानी कि पल्प चेंबर में आ गए। एक्चुअल में कहां होना चाहिए था? उनको बाहर होना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए रूट के फॉर्मेशन के समय जब रूट का ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन, ये कहां रहेंगे? रूट शीथ के सेल इधर रहेंगे और अंदर कौन रहेगा? पल्प का सेल्स है जिसको इंड्यूस करेगा ये हर्टविग रूट शीथ। लेकिन मान लीजिए जब रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ सेल इधर आ सकते हैं, जब कुछ सेल इस तरफ अंदर आ सकते हैं यानी कि पल्प के चैम्बर में आ जाएंगे, तो पल्प के चैम्बर में आके इस कैविटी के अंदर कौन आएगा? आपको जो हर्टविग रूट शीथ के स्ट्रक्चर्स होंगे अंदर आ जाएंगे। और ये हर्टविग रूट शीथ जो रहेंगे वो क्या करेंगे? अब वो इंड्यूस कर देंगे इस पल्प के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं। पल्प के अंदर जैसे ये मान लीजिए हर्टविग रूट शीथ के सेल्स हैं और पल्प के अंदर कुछ हैं स्टेम सेल्स। अब ये इनको इंड्यूस करके क्या कर देंगे? ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये किस में बदल गए? ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए और अब ये क्या करेंगे? डेंटिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो मोस्टली इस तरह का इवेंट कहां पर, इस तरह का जो ट्रैप हो जा रहे हैं कौन? हर्टविग रूट शीथ, वो कहां हो रहे हैं? एपाइकल रीजन में। तो मोस्टली जो आपको ट्रू पल्प स्टोन रेयरली मिलता है और मोस्टली मिलता भी है तो एपाइकल फोरामेन के आसपास वहीं पे क्लोज्ड यहीं पे मिलता है। क्या हुआ? हर्टविग रूट शीथ थे, अंदर ट्रैप हो गए पल्प चैम्बर में। उन्होंने क्या किया? यहां पे जो स्टेम सेल थे उनको क्या किया? इंड्यूस किया, उसको बदल दिया किस में? उनको बदल दिया ओडोंटोब्लास्ट में और वो फॉर्मेशन किए इस ट्रू पल्प स्टोन का यानी कि डेंटिकल्स का। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग फॉल्स पल्प स्टोन के बारे में। फॉल्स पल्प स्टोन है। फॉल्स पल्प स्टोन क्या है? एक कंसेंट्रिक जो लेयर रहता है कैल्सिफाइड टिश्यू का। कंसेंट्रिक मतलब एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, कुछ इस तरह का। ये कुछ बीच में कोई टिश्यू आ गया जो कैल्सिफाई हो गया, अब उसके ऊपर कैल्शियम का और एक एक लेयर डिपॉजिट हो रहा है। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसको कहते हैं फॉल्स पल्प स्टोन। ये फॉल्स पल्प स्टोन क्या है कि एक बीच में कुछ सेंटर में नेक्रोटिक पार्ट आ गया, कोई नेक्रोज पार्ट आ गया, या फिर कोई कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर आ गया, टिश्यू आ गया बीच में, किसी का कैल्सिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद इवेंचुअली लेयर्स में और कैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसा ही दिखता है पल्प स्टोन, जो फॉल्स पल्प स्टोन। फॉल्स पल्प स्टोन जो रहता है इसमें जब कैल्सिफिकेशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहां पे हमारा डेंटिकल्स जो डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं वो इस स्ट्रक्चर के अंदर में हमें नहीं दिखते हैं। क्या है? डेंटाइनल टिब्यूल्स इसके इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिखते हैं। ये मोस्टली जैसे कि हम वहां पे देखे थे जो ट्रू डेंटिकल्स थे वो कहां? एपाइकल रीजन में मोस्टली ज्यादा मिलते हैं। ये जो हमें ब्लड वेसल्स के आसपास दिखता है,
ये ब्लड वेसल्स के एरियाज में रहता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड बन सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है, ये जो पल्प स्टोन रहता है, वो एक्चुअल में तो पल्प के अंदर ही बनता है, ठीक है। अब कुछ क्या होता है पल्प के अंदर बना, तो इसको कहेंगे हम लोग फ्री पल्प स्टोन। ये पल्प के अंदर बना, अगर यही पल्प स्टोन, ये डेंटिन है, ये है मान लीजिए, ये है इनेमल का पार्ट, ये है पल्प का पार्ट। अब यही अगर कुछ ऐसा बन जाए, ये क्या हुआ पल्प स्टोन, ये डेंटिन में क्या है, ये डेंटिन से अटैच्ड है। ये था फ्री पल्प स्टोन, फ्री पल्प स्टोन, वो भी कैसा, फॉल्स वाला। फिर ये कैसा है, अटैच्ड। अगर मान लीजिए कोई पल्प स्टोन इसके डेंटिन के अंदर आ जाता है, इसको कहेंगे हम लोग इम्बेडेड, इम्बेडेड पल्प स्टोन। ये रहेगा इम्बेडेड पल्प स्टोन। यहां हम देखें फ्री पल्प स्टोन, अटैच्ड पल्प स्टोन, इम्बेडेड पल्प स्टोन। ये जो पल्प स्टोन, ये कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं है जिसके कारण पेन होता है पेशेंट को। एक्चुअल में इसके कारण क्या होगा, अगर इसका साइज बहुत बढ़ गया है और साइज बढ़ने के कारण कोई नर्व जो रहेगा वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। हो सकता है उस केस में माइल्ड पेन हो, बट एक्चुअल में इससे कोई खास पेन या फिर कोई खास परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो इसके कारण हम देखें फ्री पल्प स्टोन, अटैच्ड, एम्बेडेड, ठीक है। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो हम लोग को एज के साथ साथ चेंजेस देखने मिलता है, वो है डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन। यानी हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी, पहले सेलुलर कंटेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, चौथा डेंटिकल्स के बारे में, और 5वां ये भी एक तरह का कैल्सिफिकेशन है, ये है डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन। इसका कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं रहता है, कोई बॉर्डर नहीं रहता। डेंटिकल्स यानी पल्प स्टोन कैसा था, स्टोन्स रहते थे। ये कैसा रहता है, कैल्सिफिकेशन किसी के अलोंग होने लगता है। किसके अलोंग हो सकता है, तो कोलेजन के बंडल्स रहते हैं, उनका ही कैल्सिफिकेशन चालू हो जाता है। या ब्लड वेसल रहते हैं, तो ब्लड वेसल्स हैं जैसे, तो उनके चारों तरफ कैल्सिफिकेशन होने लगता है। तो इस तरह के जो कैल्सिफिकेशन जो रहते हैं, जिनका प्रॉपर कोई बाउंड्री नहीं रहता है, उसको कहते हैं डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। इरेगुलर कैल्सिफिक डिपॉजिट्स हो रहा है यहां पे, ठीक है। इट इज मोस्टली, ये जो रहते हैं फॉलो द बंडल्स और द ब्लड वेसल्स, और ये जो रहते हैं ज्यादातर रूट में मिलते हैं। इस तरह के जो कैल्सिफिकेशन रहते हैं, डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन जो रहेंगे, आपको ज्यादातर रूट्स में मिलते हैं। और डेंटिकल्स जो रहते हैं ज्यादातर कोरोनल पोर्शन में मिलते हैं। ये क्या है, मोस्टली फाउंड इन द पल्प ऑफ द रूट्स। लेकिन जो डेंटिकल्स हैं, जिसमें फॉल्स पल्प स्टोन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, वो ज्यादातर कहां मिलेंगे हमें, जाके ब्लड जो कोरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प में मिलेंगे। ये कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, आपने क्या किया, टूथ का स्ट्रक्चर लिया, टूथ के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, पल्प है, पल्प के अंदर है, ये है ब्लड वेसल मान लीजिए, इसको ब्लड वेसल को हम रेड से मान लीजिए बनाते हैं। ये जैसे ब्लड वेसल्स है, ये कुछ कुछ ब्लड वेसल्स हैं, और क्या है, ये है कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर, ये है कोलेजन फाइबर, ठीक है। इतने ऐसे नहीं होते हैं, बट मान लीजिए कोलेजन के बंडल्स हैं। अब इसका जो कैल्सिफिकेशन होगा वो कैसे हो सकता है, इसके चारों तरफ ऐसा हो रहा है, इसका कोई बाउंड्री प्रॉपर नहीं है, ये है डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन। अब ये है बंडल, अब इसका कैल्सिफिकेशन चालू हो गया, ये है डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन। और ये जो होता है कोरोनल पोर्शन में इस तरह से ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा कहां होता है, ज्यादा ये रूट के पोर्शन में होता है। जैसे ये है ब्लड वेसल्स और इसके चारों तरफ क्या हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया। ये है आपका ब्लड वेस जो है कोलेजन फाइबर्स, और कोलेजन फाइबर्स के अलोंग क्या हो गया, यहां पे डिपोजिशन हो गया। इसको कहते हैं डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो यहां पे हम लोग जो एज चेंजेस थे उसको भी पढ़ लिए। पहला सेलुलर चेंजेस, धीरे धीरे सेलुलरिटी कम होने लगती है, फिर क्या फाइब्रस बढ़ने लगता है, सेल का जो इसका साइज है
पल्प चैम्बर का वो कम होने लगता है, ब्लड वेसल्स जो रहते हैं उनका साइज बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके चारों तरफ फाइबर का डिपोजिशन होने लगता है। और क्या होता है फिर उसके बाद जो डेंटिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि पल्प स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है। और जो है डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन, यानी कि पल्प में कहीं पे भी कैल्सिफिकेशन ऐसे होने लगता है। हम अगर इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं, या कुछ जर्नल्स में ऐसी बात की हुई है कि 10 to 30 ईयर्स जो रहते हैं उसमें 66% कैल्सिफाइड टिश्यू मिलते हैं पल्प के अंदर। फिर 30 to 50 ईयर्स लेते हैं तो वो 66% से 80% हो जाता है। फिर अगर आप 50 ईयर्स से ओल्डर पेशेंट के पल्प को देखते हैं तो उसमें 90% केस में देखा जाता है कि हमें कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर पल्प के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहां पे पूरा पल्प जो है अकॉर्डिंग टू डेंटल हिस्टोलॉजी में हमारे सिलेबस में है वो यहां पे खत्म होता है। ठीक, थैंक यू।